नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। आज के वीडियो का विषय होने वाला है घनानंद, जो कि रीतिकाल शाखा के या फिर हिंदी साहित्य का जो रीतिकाल है उसकी शाखा रीति मुक्ति के प्रमुख कवि की श्रेणी में आते हैं, जिनका नाम आप सबने सुना होगा। इनके सुजान हित के कुछ प्रमुख छंदों पर यहाँ पर चर्चा होने वाली है, जो कि बीए हिंदी ऑनर्स के NEP 2020 के अकॉर्डिंग जो अपडेटेड सिलेबस है दिल्ली विश्वविद्यालय का, उसमें पढ़ाया जा रहा है सेमेस्टर 2 के विद्यार्थियों को। तो जितने भी छंद सिलेबस में लगे हुए हैं वो सारे कवर किए जाएंगे यहाँ पर। तो बिना समय जाए किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और आ जाते हैं सबसे पहले छंद पर। सबसे पहला छंद है रूप निधान सुजान सखी, जबते इन नैन नेक निहारे, दीठ थकी अनुराग छकी, मति लाज के साज समाज विसारे, एक अचंभव भयो घनानंद, है नित ही पलपाट उघारे, टारे टरे नहीं तारे कहूँ सु, लगे मनमोहन मोह के तारे। ये जो छंद हैं या जितने भी अभी आप पद्य देखेंगे उन सब में जो घनानंद हैं उनकी प्रेमिका सुजान को समर्पित ये सारी पंक्तियां कही गई हैं। या फिर घनानंद जो कि दरबारी कवि थे और दरबार में एक नर्तकी थी, नायिका थी सुजान, जिससे इन्हें प्रेम हो गया था, जिसको ही देखकर इन्होंने ये सारे छंद या फिर ये सारी पद्य या कविताएं कही थी। तो इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं अब। तो रूप निधान सुजान सखी, जबते इन नैन नेक निहारे, यानी सुजान जो नायिका है, सुजान इनकी प्रेमिका है किसकी? घनानंद की। उसका रूप इतना सौंदर्यवान है या वो इतनी खूबसूरत है जिसको देखकर जो घनानंद हैं, नायक जो है, वो अपनी नजरें एक टक उधर ही लगाए रह जाता है, यानी नजरें जो हैं इधर उधर कहीं भी जाती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सुजान जो नायिका है उसका सौंदर्य ही कुछ इस हद तक है। दीठ थकी अनुराग छकी, मति लाज के साज समाज विसारे। दीठ यानी कि देखते देखते टकटकी लगा के आप जब किसी को देखते हैं तो एक हद के बाद या एक समय के बाद आपकी नजरें थक जाती हैं। तो नजरें थक गई हैं घनानंद की, लेकिन देखते देखते होता है ना कि जो उनका प्रेम है सुजान के प्रति, उसके चलते उनकी नजरें सुजान से हट नहीं रही हैं। दीठ थक जाने के बाद भी, यानी कि टकटकी लगाकर आंखों में दर्द हो गया है, पीड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी जो प्रेम है उनका सुजान के प्रति, वो उधर से उन्हें नजरें हटाने की अनुमति नहीं दे रहा है। और इस टकटकी लगाकर देखने के चलते सारे दरबारी जो हैं, दरबार में जितने भी लोग उपस्थित हैं, वो सभी घूर रहे हैं घनानंद को। इस बात का या फिर समाज का, लज्जा का कोई संकोच नहीं है, कोई भी लज्जा नहीं है। अपने प्रेम में जिस स्तर तक घनानंद पहुंच गए हैं उसमें उन्हें कोई लज्जा नहीं है कि वो अगर अपनी नायिका को, अपनी प्रेमिका को देख रहे हैं तो भरे समाज में भी वो देख सकते हैं। इसकी उन्हें बिल्कुल कोई लज्जा, कोई शर्म या फिर कोई संकोच नहीं है। एक अचंभव भयो घनानंद, यानी घनानंद के साथ में एक अचंभा हुआ है। नित ही पलपाट उघारे, यानी जब भी वो आंखें खोलते हैं, अपने जो आंखों के पट हैं, पलके हैं, उनको खोलते हैं, उनके समक्ष उनकी नायिका यानी कि प्रेमिका के ही उन्हें दर्शन होते हैं। तारे टरहनी तारे कहूँ सु, लगे मनमोहन मोह के तारे। अंत में जो घनानंद वे कहते हैं कि मेरे पलक रूपी कपाट जो है उसकी ही सुध लेना चाह रहे हैं। किसकी? सुजान की, अपनी प्रेमिका की। वे हटाने से भी नहीं हटते हैं। इस प्रकार यहाँ पर सुजान की अत्यधिक आसक्ति के दर्शन इन पंक्तियों में हो रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, संदर्भ जो है वो सारे ही छंदों का, सारे ही पद्यों का समान रहने वाला है। इस तरह से आप हर एक छंद का, जो कि सुजान हित से पूछा जाएगा घनानंद से, तो इस तरह से आप इसका संदर्भ लिखेंगे। बाकी कुछ विशेषताओं पर भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ कोई स्वार्थ भावना नहीं है, एक निस्वार्थ प्रेम है। दूसरी बात, तो इन पंक्तियों में जो घनानंद है उनका प्रेम स्वच्छ प्रेम है, परिपाटी से मुक्त कवि हैं घनानंद, और ब्रज भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। साथ ही साथ लक्षणा शब्द शक्ति आई है। तो इस तरह से आप बिंदुवत तरीके से विशेष या विशेषताएं इसकी लिख लीजिएगा। दूसरे छंद की ओर बढ़ते हैं। दूसरा है हीन भय जलमीन अधीन,
कहा कछुमो अकुलानि समाने। ये बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। परीक्षा में भी या फिर उद्धरण की दृष्टि से भी ये पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एज इट इज ये परीक्षा में पूछ ली जाती हैं कि ये किस कवि द्वारा लिखी गई हैं। तो लिखा है, हीन भय जलमीन अधीन, कहा कछुमो अकुलानि समाने, नीर स्नेह को लाए कलंक, निराश है कायर त्यागत प्राणे, प्रीति की रीत सु क्या समझे, जड़ मीत के पानी परे को प्रमाणे, या मन की जो दशा घन आनंद, जीव की जीवन जान ही जाने। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं ये। इस छंद के माध्यम से घनानंद ने प्रेम की जो उत्कृष्टता है, प्रेम का उच्च आदर्श है, उसको स्थापित करने का, उसको बताने का, उसको रेखांकित करने का यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से, इस छंद के माध्यम से प्रयास किया है। तो इस छंद के माध्यम से कवि घनानंद कहते हैं कि जल से बिछड़कर मछली व्याकुल हो जाती है। हीन भय जलमीन, मीन का अर्थ होता है मछली, और हीन यानी कि किसी स्थान से या फिर किसी भी चीज से बिछुड़ जाना। तो जल से बिछड़कर मछली व्याकुल हो जाती है और अपने प्राण त्याग देती है। लेकिन मेरा दुख, यानी घनानंद कह रहे हैं, मेरा दुख उसके समान नहीं है। क्यों? क्योंकि वह प्रेम में निराश होकर कायरों की तरह प्राण त्याग देती है और उसके मरने का कलंक उसके प्रेमी पर लगता है। समझिए आप, मछली जो है, इस एक तरीके से मछली पर आरोप लगा रहे हैं, या मछली का जो जल के प्रति प्रेम है, मीन का जल के प्रति जो प्रेम है, उससे तुलना नहीं की जा सकती है घनानंद का सुजान के प्रति जो प्रेम है। समझिए आप, क्यों? क्योंकि जो मीन है, मछली जो है, वो जल को त्यागने के बाद, या कह लीजिए जल ने उसे त्याग दिया, तो वो अपने प्राण त्याग देती है। और देखा जाए तो इसका कलंक किस पे लगता है? मछली के प्रेमी यानी जल पर कलंक लगता है कि उसने, जल ने मछली को त्यागा, जिसके चलते इसने अपने प्राण त्याग दिए, इसके प्राण चले गए। अब घनानंद कहते हैं कि मेरा जो दुख है वो इस स्तर का नहीं है, यानी नीर स्नेह को लाए कलंक, यानी यहाँ पर नीर यानी कि जल को कलंक लगाकर जो मछली है वो कायर की भांति प्राण त्याग देती, यानी वो तो कायर कहलाएगी। जो प्रेम में प्राण त्याग देते हैं वो कायर कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके प्राण त्यागने के पश्चात सारा जो कलंक है उनकी मृत्यु का, उनके प्राण त्यागने का, वो उनके प्रेमी पर लगता है, जो कि मैं कभी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता सुजान पर यानी मेरी प्रेमिका पर मेरे प्राण त्यागने का कलंक लगे। प्रीत के रीत सु क्या समझे, यानी वो मछली, वो प्रेमी ही क्या है जो प्रेमी से बिछुड़ने के पश्चात उस पर कलंक लगा दे अपनी मृत्यु का, यानी एक कायर की भांति प्राण त्याग दे, वो प्रेमी ही क्या है। तो प्रीति की रीत को क्या समझे, वो प्रीति यानी प्रेम को क्या ही समझता है, प्रेम की जो पराकाष्ठा है उसको क्या ही समझेगा। जड़ मीत के पानी परे को प्रमाणे, या मन की जो दशा घनानंद, जीव की जीवन जान ही जाने। घनानंद कहते हैं कि मेरे जो मन की दशा है वो सुजान ही समझ सकती है। यहाँ जो शब्द आया है जीवन जाने, इसका अर्थ है सुजान। सुजान को ये जो शब्द है रेखांकित या फिर संबोधित कर रहा है। तो आप प्रेम की पराकाष्ठा को इस छंद के माध्यम से समझ गए होंगे। तो घनानंद का जो प्रेम है, यहाँ पर एक आदर्श प्रेम को स्थापित किया है। प्रेम की उत्कृष्टता, प्रेम की पराकाष्ठा इसमें रेखांकित हुई है। ये चीजें आप विशेष में लिखिएगा जो मैं अलग से बता रही हूँ। बाकी यथाक्रम है, प्रीति की रीत है, और भक्ति और श्रृंगार रस दोनों ही यहाँ पर आए हैं, तो इसको आप लिख लीजिएगा। बाकी व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है, जाहिर सी बात है। जो प्रेमी एक कायर की भांति प्राण त्याग देते हैं और उसका कलंक अपने प्रेमी पर लगवाते हैं या लगता है जाकर इनडायरेक्टली, तो इसके चलते यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। बहुत ही बेहतर तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और आपको समझ भी आया होगा। नहीं समझ आया वीडियो बैक कीजिए, दोबारा देखिए, 100% आपको समझ आ जाएगा। बढ़ते हैं तीसरे छंद की ओर। तीसरा छंद है, मीत सुजान अनीत करो जिन होहा, फिर से पढ़ लेते हैं, मीत सुजान अनीत करो जिन होहा ना हूजहु, मोही अमोही दीठ का और कहूँ नहीं ठोर। दीठ मैंने आपको बता ही दिया नजर। आप अगर एक एक शब्द का अर्थ समझने लगेंगे तो आपके लिए व्याख्या करना बहुत आसान होगा। तो आपको ये याद रखना चाहिए जब आप पढ़ते हैं कि इस शब्द का क्या अर्थ है। तो दीठ को और कहूँ नहीं ठोर, यानी नजर को कहीं ठोर ही नहीं है। फिर दीठ को, हाँ, दीठ को
और कहूँ नहीं ठौर फिरी दृग राव रे रूप की दोही, एक विसास की टेक गहे लगी, आस रहे वसी प्राण वटोही, हौ घनहानंद जीवन मूल, गई कित प्यासिन मारत मोही। समझिए इसका अर्थ। इसका जो प्रसंग है उसको कुछ इस तरह से आप लिखेंगे कि कवि घनानंद ने इस छंद में सुजान के भावात्मक या भावनात्मक अत्याचारों का कड़ा विरोध किया है कि किस तरह से वो भावगत अत्याचार कर रही हैं उन पर, कि घनानंद का जो प्रेम है उनके लिए उसको वो क्यों नहीं समझ रही हैं। तो एक अत्याचार ही इसको कहेंगे अगर आप किसी प्रेमी के नजरिए से यहाँ पर शब्द देना चाहेंगे भावों को। तो अब पंक्तियों में क्या भावार्थ निहित है उसको समझिए। तो कविवर यानी कवि घनानंद कहते हैं कि हे प्रिय सुजान, उनकी प्रियतमा यानी प्रेमिका को संबोधित है ये पंक्तियां कि सुजान, मेरे साथ जो तुम अनीति का व्यवहार कर रही हो वो उचित नहीं है। मीत सुजान, मीत यानी कि प्रियतमा, सुजान अनीति करो, तुम मेरे साथ अनीति कर रही हो, अत्याचार कर रही हो, गलत कर रही हो। जिन होहा ना होजिए मोहि अमोही, तुम मुझसे पीछा छुड़ाने वाली मत बनो, मेरे साथ ऐसे निष्ठुरता का व्यवहार कर तुम अनीति क्यों कर रही हो। सुजान, मुझे इस बात का उत्तर दो। मेरे प्राण रूपी रास्ता गिर को यानी मैं जो राहगीर हूँ उसको केवल तुम्हारे विश्वास का ही तो सहारा है, और अगर वो विश्वास, वो आशा भी टूट जाएगी तो मैं जी नहीं पाऊंगा। यानी तो इन पंक्तियों के माध्यम से कहीं ना कहीं जो सुजान को संबोधित कर रहे हैं कौन, घनानंद। है वो घनहानंद जीवन मूल, कित प्यासिन मारत मोही, क्यों मुझे प्यासा मार रही हो, यानी मेरे प्रेम की जो प्यास है उसको तुम क्यों नहीं सुन रही हो। एक प्रेमी का जो तुम्हारे प्रति प्रेम है उसको तुम क्यों नहीं समझ रही हो। एक तरीके से मैं मतलब किसी प्यासे व्यक्ति की तरह, एक जो व्यक्ति प्यासा बैठा है और उसके पास जल होते हुए भी वो उसे पी नहीं सकता, उसी तरह की स्थिति मेरी हो गई। तो इस तरह का अन्याय मेरे साथ तुम मत करो, यानी निर्मोही होकर तुम मतलब इतनी निर्मोही मत बनो, मेरे साथ ऐसा मत करो। तो इन पंक्तियों के माध्यम से आप ऐसे कुछ एक्सप्लेन कर पाएंगे। बाकी बात करते हैं और आ जाते हैं सीधा अगली पंक्तियों पर, अगले पद पर या अगले छंद पर। लिखा है बैंक विसाब, पढ़ लेते हैं। लिखा है बंक होगा यहाँ पर, इसको आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ होगा बंक। बंक विसाब, बंक विशाल होगा, विशाल यानी कि बड़ा। हाँ देखिए, बंक का वैसे अर्थ होता है तिरछा। बंक विशाल, रंगीले रसाल, छबीले कटाक्ष, कलानि में पंडित, सावल सेत निकाई निकेत, हियो हरिलेत है आरस मंडित। वेद के प्राण करे फिरदान, सुजान खरे भरे नेह अखंडित। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। आनंद आसब घूम रे नैन, मनोज के तोजन ओज प्रचंडित। समझिए आप, ये जो पंक्तियां हैं इसका प्रसंग आप ऐसे लिखेंगे, घनानंद नायिका सुजान के कटीले नेत्रों और उनके बंकिम कटाक्ष, बंकिम यानी कि तिरछे कटाक्ष से नायक के मन पर पड़े प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं इन पंक्तियों के माध्यम से। यानी तुम्हारे जो नयन हैं, समझिए आप इनको, बंक विशाल, रंगीले रसाल, छबीले कटाक्ष, कलानि में पंडित, यानी कटाक्षों की कला में पंडित। समझिए, कटाक्षों की कला में पंडित होना है यानी आंखों से किसी को छलनी कर देना, किसी को यूं देखना कि वो छलनी हो जाए, यानी वो फिर कहीं और देख ही ना पाए। तो आप समझिए कि उनके जो नेत्र हैं वो बड़े बड़े हैं, आंखें बड़ी बड़ी हैं, नयन सुंदर और बड़े बड़े हैं, रसीले हैं, यानी उनमें कुछ नशा है, नशीले हैं। छबीले कटाक्ष, कलानि में पंडित, यानी कटाक्षों की कला में पंडित हैं, पारंगत हैं। सांवल सेत निकाई निकेत, हियों हरिलेत है आरस मंडित। दूसरी पंक्ति की बात करें तो इसका अर्थ है, शुरू से मैं बता दे रही हूँ कि कवि कहना चाह रहे हैं कि एक तो प्रकृति ने ही उन्हें इतना सुंदर बनाया है, किसे, सुजान को। दूसरी ओर उन नेत्रों की चितवन का प्रभाव विषय पर अधिक घातक हो उठता है। नायिका सुजान के नेत्र विशाल, रसपूर्ण और सुंदर हैं, लेकिन उनसे चलने वाले कटाक्ष तीर की तरह नुकीले और भेदक हैं, यानी भेद देते हैं, हृदय में सीधा वेधन करते हैं जाकर। तो सावल सेत निकाई निकेत, हियों हरिलेत है आरस मंडित, यानी आरस मंडित एक तरीके से आलस्यपूर्ण। वैसे आरस का अर्थ होता है आईना,
अब इसका दूसरा अर्थ हो जाता है आलस्यपूर्ण, थोड़ा नसीले किसी किसी के नेत्र होते हैं। आप इसको एक नायिका भेद के अंतर्गत रख सकते हैं। तो निकाय निकेत, निकेत का अर्थ होता है घर, शोभा का घर, यानी शोभायमान हो रहे हैं ये जो नेत्र हैं सुजान पर। वेद के प्राण करे फिर दान, एक तो ये जो नेत्र हैं ये ऐसे मतलब हृदय को सीधा वेद देते हैं, सीधा हृदय पर घाव करते हैं, घातक छुरियां से चलाते हैं, घातक तीर से छोड़ते हैं। फिर दान सुजान, फिर जिंदा भी छोड़ देते हैं, यानी एक तरफ तो यूं तिरछी नजर से सुजान घनानंद को देखती हैं, फिर उनसे बात भी नहीं करती हैं। तो एक तरीके से किस तरह से जो वियोगी की भांति जिंदगी जी रहे हैं घनानंद, उसको आप समझिए यहाँ पर। खैर भरे नेह अखंडित, और खुद जो है पूरी तरह से मतलब टूटने नहीं देती हैं घनानंद को। एक तरफ तो उन्हें उनसे बात नहीं करेंगी, दूसरी तरफ उन्हें तिरछी नजरों से, नशीली नजरों से देख भी लेती हैं। आनंद आसब घूम रे नयन मनोज के चोजन ओज प्रवंडित, यानी मनोज का अर्थ होता है कामदेव। तो अंतिम पंक्ति जो है वो कहीं ना कहीं कामदेव से यहाँ पर अर्थ लिया गया है कि कामदेव ने अपने काम का भाव इस प्रेमी के मन में प्रज्वलित कर दिया है। तो इस तरह से आप इन पंक्तियों को समझ सकते हैं कि उसमें अखंड प्रेम की मदिरा छलकती है, जिसके सौंदर्य का पान कर दर्शक अपना विवेक खो बैठता है और कामोदीप्त हो शराबी के समान आचरण करने लगता है। दर्शक या फिर नायक अनुभव करता है कि इन नेत्रों के कटाक्षों का आघात सहना उसके वश के बाहर है, फिर भी अनुरक्ति के कारण वह बार बार उसकी ओर निहारता है और कटाक्ष बाण सहर्ष सहता रहता है निरंतर। तो इन पंक्तियों को आप कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। अब विशेष की बात करूं तो नायिका भेद आया है, नायिका सौंदर्य आया है, साथ ही साथ अहम का विघलन यहाँ पर हुआ है। और बात करें तो यहाँ पर जो है आप लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग देख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करें। बाकी श्रृंगार रस तो यहाँ पर आया ही आया है, तो आप इन सब चीजों को विशेष में लिखते चलेंगे। बढ़ते हैं अगली पंक्तियों, अगले छंद की ओर। अगले छंद को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। लिखा है, देख दो आरसी लय बलि ने को लसी है गुराई में कैसी ललाई। मानो, मानो यहाँ पर आ गया उत्प्रेक्षा अलंकार है, लिख लीजिएगा विशेष के लिए। मानो उदोत दिवाकर की दुति पूरन चंदही भेंटन आई, फूलत कंज कुमोद लखै घन आनंद रूप अनूप निकाई। तो मुख लाल गुलाल लाहे, तो मुख लाल गुलाल ही लाई के सौतन के हिया होरी लाई, होरी लगाई। इसको समझिए आप। लसी का अर्थ होता है सौंदर्य। तो और ये मैं बता दूं, ये PYQ है, यानी ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इसको भी चाहे तो आप मार्क कर लीजिएगा। प्रश्न की बात करें तो इस छंद के द्वारा कवि घनानंद ने होली के अवसर पर फाग खेलती नायिका के सौंदर्य को उद्घाटित किया है। गुलाल लगाने से उसके गोरे मुख की शोभा कैसी हो गई है, इसका बहुत ही सुंदर वर्णन इन पंक्तियों में किया है कवि घनानंद ने। अब आप इसको समझिए कि घनानंद क्या कहते हैं। नायक कहता है, यानी घनानंद कहते हैं, हे सुंदरी मैं तेरी इस छवि पर बलिहारी जाता हूँ। यानी देखो धो आरसी लय वली ने कुलसी है गुराई में कैसी ललाई। यानी गुराई यानी कि गोरापन, जो तुम्हारा सुंदर चेहरा है उस पर कैसे लालिमा, यानी जो गाल है गुलाल लगने से लाल हो गए, तो कैसा लालिमा का रंग आ गया है, जिसके चलते तुम और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगी हो। मानो उदोत दिवाकर की दुत पूरन चंदन भेटन आई। दिवाकर का अर्थ होता है सूर्य और चंद्र यानी कि चंद्रमा। तो इसको आप समझिए ऐसे कि तुम्हारे गोरे मुख पर गुलाल की लाली कैसी पग रही है। मैंने आपको बता दिया है, गुलाल की लालिमा ने गोरे रंग में मिलकर एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर दिया है। अब ये अद्भुत दृश्य कैसा लग रहा है, इसको समझिए दूसरी पंक्ति के माध्यम से। इस गोरे और लाल रंग के मिश्रण से जो छवि उत्पन्न हुई है उसे देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि मानो पूर्णिमा का चंद्रमा प्रातः काल के उदय होते सूर्य की लालिमा धारण कर आकाश में आया हो। पूर्णिमा का चंद्रमा आप ऐसे समझिए, पूर्ण
चंद ही। पूर्णिमा का चंद्रमा एक तो पूर्ण होता है, पूरा गोल होता है, आपने कभी देखा होगा तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और चंद्रमा से अक्सर नायिका की तुलना की जाती है, क्यों? क्योंकि चंद्रमा बेहद खूबसूरत शीतलता का प्रतीक होता है, इसलिए ऐसे इस पे गाने भी कई बने हुए हैं कि चांद सी महबूबा हो मेरी। तो चांद पर कई नायिका को संबोधित करते हुए गाने लिखे गए हैं। तो पूर्णिमा का जो चंद्रमा है, यानी नायिका खुद में इतनी सुंदर है, एक चंद्रमा की भांति, ऊपर से उस पे सूर्य की किरणें भी पड़ जाएं और प्रातः काल का सूर्य और भी ज्यादा सुंदर, स्वच्छ और हल्की सी लालिमा लिए हुए होता है। तो आप समझिए चंद्रमा कितना सौंदर्यपूर्ण लगेगा। उसी तरह नायिका, जो सुंदर नायिका है, उसके गालों पर गुलाल लग जाने के बाद वो कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही है। आगे बढ़े तो सूर्य और चंद्र, इस अद्भुत मिलन से प्रकृति में एक अद्भुत दृश्य उपस्थित हो गया है। सूर्य और चंद्रमा के मिलन से, और कमल दिन में सूर्य के उदित होने पर और कुमुदनी रात्रि के समय चंद्रमा की चांदनी में लिखते हैं। परंतु ऐसे समझिए, फूलत कंज कुमोद लव घनानंद, देखिए जो चंद्रमा होता है उसकी चांदनी में, ऐसे समझिए आप इस पंक्ति को। मैं दोबारा बता देती हूँ तीसरी पंक्ति को, कि जो कुमुदनी होती है वो चंद्रमा यानी चांदनी में, मतलब रात में वो खिलती है। कुमुदनी का जो कुमुदनी का पुष्प होता है। वहीं दूसरी ओर जो कमल है, कमल का पुष्प सूर्य की रोशनी पड़ने पर खिलता है। लेकिन जब दोनों का मिश्रण हो गया है, यानी सूर्य और चंद्रमा दोनों का संगम दिख गया है, तो जाहिर सी बात है कुमुदनी भी खिल गई है और कमल भी। तो प्राकृतिक दृश्य भी, प्राकृतिक वातावरण भी बेहद खूबसूरत हो गया है नायिका के गुलाल लगा लेने से। तो मुख लाल गुलाल हिलाए के सौतन के ही होरी लगाई, यानी ऐसा लग रहा है मानो तुमने गुलाल तो लगाया है, साथ ही होलिका दहन के लिए आग भी लगाई है, और इस प्रकार होली का उत्सव पूरे समारोह के साथ मनाया है। तो इन पंक्तियों को आई होप आप समझ पाए होंगे। कुछ पंक्तियां अगर नहीं समझ पाए, हालांकि मैंने 2-3 बार एक्सप्लेन किए, तो थोड़ा सा वीडियो बैक कीजिए और जाकर रिपीट में देखिए, आपको चीजें 100% समझ आ जाएंगी। बढ़ते हैं अगले छंद की ओर। अगला छंद है, पहले अपनाए सुजान स्नेह सो क्यों फिर तेह कह तो रहूं जो हुई, यानी पहले तो तुम मुझे अपना लेती हो, लेकिन बाद में क्यों मुझे मतलब तंग करती हो, क्यों मुझे सताती हो। ऐसा उलाहना, मतलब ये जो पूरा ही छंद है इसमें उलाहना या उपालंब आया है, या उपालंब दिया गया है, जिसको आप लिख लीजिएगा विशेष में लिखने के लिए। तो ये पंक्तियां भी सुजान को ही संबोधित हैं, हालांकि लगभग सभी पंक्तियां ही सुजान को संबोधित हैं। तो इन पंक्तियों के माध्यम से घनानंद कहते हैं कि हे सुजान, पहले तुमने मुझसे प्रेम किया, प्रेम का नाता जोड़ा और विश्वास दिलाया कि ये जो प्रेम है उसका बंधन अटूट है, पर अब तुम मुझसे रुष्ट यानी नाराज क्यों हो गई? उसके पीछे क्या कारण है कि तुम अब मुझसे बात नहीं कर रही हो? तुमने इस प्रेम से और मुझसे मुख मोड़ लिया है। तुम्हारा यह आचरण उतना ही अनुचित और अनीतिपूर्ण है जितना उस व्यक्ति का जो पहले तो पानी में डूबते हुए व्यक्ति को सहारा दे, वहां पकड़े और फिर मझधार में पहुंचने पर उसे बेसहारा छोड़कर डूबने दे। तो इस तरह की स्थिति बनी हुई है। देखिए, निराधार आधार गए, यानी पहले तो जो निराधार था, यानी जिसके पास कोई आधार नहीं था, जिसके पास जीने का कोई सहारा नहीं था, उसे तुमने प्रेम का सहारा दिया जीने के लिए। धार मझधार गई, यानी समझिए उसे जीने का, प्रेमी को मतलब मुझे जीने का तुमने सहारा दिया, लेकिन फिर मुझे उस मझधार में यानी प्रेम के बीच में ले जाके, जब मैं प्रेम की पराकाष्ठा पर पहुंच गया, तब तुमने वहां पर मेरा साथ छोड़ दिया। तो ऐसा तुम मतलब अनीति मेरे साथ क्यों कर रही हो? घनानंद अपने चातक को गुण बांधली मोह छोए हो जूहू। घनानंद कहते हैं कि मेघ जो है वो चातक के प्रति कभी कठोर नहीं होता है, उसके प्राण की रक्षा के लिए स्वाति नक्षत्र में बरसता है, उसे जीवन दान देता है, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा मतलब अनीतिपूर्ण व्यवहार क्यों कर रही हो? अंतिम पंक्ति आती है, रस प्याये के जिया बढ़ाए के आस विसास में यो विष घोरे जो हो, यानी पहले तो रस दिया मुझे, प्रेम रस दिया, फिर क्या कर दिया, एक मतलब आस तुमने बांधी, मेरे जीवित रहने के लिए मुझे एक उम्मीद दी, फिर
ये तो वैसे ही हो गया जैसे एक रस का प्याला देने के पश्चात तुम विष का प्याला दे रही हो, यानी अब कह रही हो अब तुम विष पी लो, यानी अब मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। तो यहाँ पर एक उलाहना है पूरे ही छंद में, तो इसको आप लिख सकते हैं। बाकी मुहावरा भी आया है जो धार मझधार वाली बात हुई है, और विशेष में आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर पारंपरिक बिंबों का प्रयोग किया गया है, और साथ ही साथ कवि जो है स्वयं को भाग्यशाली मान रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर नायिका द्वारा यानी सुजान द्वारा अब उनसे कोई बातचीत नहीं की जा रही है, मुख मोड़ लिया गया उसको, वो स्वयं के भाग्य को ही कोस रहे हैं। तो इस तरह से आप विरोधाभास भी इन पंक्तियों में देख सकते हैं। बाकी बढ़ते हैं अंतिम छंद की ओर। इसको सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारियो। ये भी काफी इम्पोर्टेंट और कह लीजिए परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। लिखा है रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारियो। रावरे यानी कि तुम्हारे, रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारे, यानी तुम्हारा जो रूप है, सुजान का जो रूप है, सौंदर्य है, वो पता नहीं कितना अद्भुत है कि उसे मैं जितने बार देखता हूँ वो कुछ नया ही उसमें जुड़ जाता है। यानी ऐसा महसूस होता है कि मैंने जो भी कुछ क्षण पहले यानी पिछले क्षण मैंने तुम्हारा जो रूप देखा था उससे तो ये बिल्कुल बदला हुआ रूप है। तो ये जो सौंदर्य की पराकाष्ठा है और प्रेम की पराकाष्ठा जो दोनों मिल गई हैं, उसके चलते ये दशा उत्पन्न हुई है। त्यों इन आँखिन बानी अनोखी अधान कहूँ नहीं आन निहारियो। एक ही जीव हुतो सुतो बारियो सुजान सकोच ओ सोच सहारिये। रो की रहे ना दहे घना आनंद बावरी रीझ की हाथ निहारिये। यानी अब इसको फिर से पूरा समझ लेते हैं कि सुजान से ही बातें कर रहे हैं। जाहिर सी बात है सारी ही पंक्तियां जो हैं सुजान को संबोधित हैं। तो इन पंक्तियों में भी पहली पंक्ति मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है कि तुम्हारा जो सौंदर्य है, लावण्य है, उसकी रीति जो है वो अनोखी है, अनूठी है। जितने बार मैं उसे देखता हूँ या फिर जितने बार मैं निहारता हूँ तुम्हें, एक तो मेरा मन तृप्त नहीं होता, दूसरा तुम्हारा जो रूप है वो प्रतिक्षण नया हो जाता है, बदलता रहता है। प्रिय का आकर्षण आयु के साथ साथ कटता नहीं, अपितु नया नया होकर बढ़ता जाता है, निखरता जाता है। उधर मेरे नेत्रों को अजीब आदत पड़ गई है। किसके नेत्रों को? घनानंद ये बात कह रहे हैं कि तुम्हारी शपथ, यानी मैं मतलब तुम्हारी कसम, तुम्हारी शपथ लेता हूँ, मैं सच कहता हूँ कि यह नेत्र तुम्हारे रूप का पान करके कभी तृप्त नहीं होते। यानी त्यों इन आँखिन बानी अनोखी अधानी कहूँ नहीं आने निहारे। यानी एक तो मेरी आंखों की, मेरी नेत्रों की ऐसी आदत पड़ गई है तुम्हें देखने की कि अब ये कहीं और किसी दूसरे स्थान पर नहीं निहारते हैं, कहीं और देखना नहीं चाह रहे हैं। आगे बात करें तो तीसरी पंक्ति पर आ जाते हैं कि एक ही जूब होता सु, यानी मेरे पास तो एक ही प्राण है, वो भी मैंने तुम पर न्यौछावर कर दिया, मेरे पास क्या ही बचा है। कुल मिलाकर मैंने अपना सर्वस्व जो है वो तुम पर न्यौछावर कर दिया, अब मेरे पास अपना कुछ नहीं है, तुम ही मेरी मतलब सर्वस्व और मेरी संरक्षक बन गई हो। अतः मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, और इस बात को कहने में मुझे कोई संकोच भी नहीं है कि तुम जो हो मेरी प्रेयसी हो, प्रेमिका हो, इसलिए तुम मेरे प्रति ऐसा अनीतिपूर्ण व्यवहार मत करो। मेरे प्रेम को तुम भी समझने का प्रयास करो, और तुम ही मेरे इस प्रेम को समझ सकती हो। रो के रहे ना देह घनानंद बावरी रीझ की हाथ नहारिये। यानी स्वयं पर मेरा अब कोई वश नहीं रह गया है, मैं तुम्हारे समक्ष पराजित हो चुका हूँ। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो घनानंद है वो कह रहे हैं मतलब प्रेम में वो बावरे यानी कि पागल हो चुके हैं। प्रेम की जो पराकाष्ठा है वो उस स्तर तक पहुंच गई है कि अब स्वयं के ऊपर उनका कोई वश नहीं रहा है, यानी प्रीति के हाथों हार गए हैं। बावरी रीझ का अर्थ है प्रीति के यानी प्रेम के हाथों वो हार चुके हैं, प्रेम में सब कुछ न्यौछावर करके बैठे हैं वो। तो यहाँ पर प्रेम का एक मार्मिक पक्ष देखने को मिला है, जहाँ प्रेम में एक तरफ सब कुछ न्यौछावर कर दिया गया है घनानंद की ओर से, वहीं प्रेम की उच्च कोटि और पराकाष्ठा का पता चला है। साथ ही साथ उदात्त प्रेम जिसमें स्वच्छता है, कोई छल कपट नहीं है, उसका भी यहाँ पर पता चला है, और श्रृंगार रस आया है, इसको भी आप रेखांकित कर सकते हैं।
तो चीज़ें यहीं पर समाप्त होती हैं। जितने भी छंद आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे या फिर आपके सिलेबस में जितने भी छंद थे वो मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं पंक्ति दर पंक्ति। अगर कोई समस्या या परेशानी आती है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, मैं रिप्लाई सबका कर देती हूँ। बाकी अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो आप वो भी बता सकते हैं। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो आप मुझे अवश्य बताएं ताकि मैं समय से आपके समक्ष वीडियो लेकर आ पाऊँ। और आपके सिलेबस से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, प्लेलिस्ट भी बनाई जा चुकी हैं, तो वहाँ प्लेलिस्ट से जाकर आप वीडियो इजीली ढूंढ पाएंगे। अगर फिर भी वीडियो ढूंढने में कोई परेशानी तकलीफ आती है तो यूट्यूब पर जाकर टॉपिक सर्च करिए, आपको वीडियो रिकमेंड कर दी जाएगी बेहतर एक्सप्लेनेशन के साथ में। बाकी मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो में। अपने साथियों को भी इस चैनल से अवश्य जोड़ें ताकि उनकी भी कुछ मदद हो सके। बाकी ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, तो दूसरे अपने जो मित्र हैं उन्हें भी इस चैनल से जोड़ें ताकि उनके भी ज्ञान में कुछ वृद्धि हो, साथ ही साथ आपके भी ज्ञान में हो। और मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और परीक्षा की तैयारियां करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।